तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहा क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, शाहजहां और जहांगीर। तो शाहजहां जहांगीर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने देखा था एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था मेनली बिटवीन औरंगजेब और दारा शिकोह, और जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। और लास्ट वॉर कौन सी होती है? बैटल ऑफ देवरई। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि औरंगजेब और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग औरंगजेब की। तो औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे इसका क्या टेन्योर था। तो 1658 टू 1707 AD, ठीक है। तो अकबर के बाद सबसे बड़ा टेन्योर अगर औरंगजेब का ही था। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिनल नाम क्या था। मुहिउद्दीन, कुछ कुछ टाइटल मिला है। बहादुर उसको इनके पिताजी शाहजहां के द्वारा बुलाया जाता था। जिंदा पीर बुलाया जाता था, आलमगीर बुलाया जाता था, हाफिज बुलाया जाता था। हाफिज क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि ये मुगल एम्परर में पहला और आखिरी ऐसा एम्परर होता है जिसको पूरी कुरान याद थी, मतलब पूरी कुरान कंठस्थ थी एकदम, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति को हाफिज बुलाया जाता है। तो औरंगजेब को इसलिए हाफिज बुलाया जाता था, ठीक है। अब बात करेंगे इसका जन्म कहां पे हुआ था। तो 3 नवंबर 1618 में दोहाद में उज्जैन के पास इसका जन्म हुआ था। इसको 2 बार करोनेशन किया इसने। एक तो 1658 में किया भाई जुलाई में, ठीक है, और उसके बाद 1659 में किया जून में, ठीक है, रिलैक्स होके। भाई इस टाइम तो मतलब आपका कहीं ना कहीं वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। बिल्कुल जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई हम ही राजा बन गए तो एकदम रिलैक्स वे में फिर 1659 में भी करता है। पूरा बड़ा सा नाम है औरंगजेब का, क्या जितने भी टाइटल है सब उसने घुसा दिए। जैसे अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन ओरिजिनल नाम घुसा दिया। मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतना बड़ा नाम उसने रखा और कहा कि अब से मैं राजा हूं, ठीक है। अब भाई इसने राजा बन के क्या क्या काम किए, एम्परर बन के क्या क्या काम किए, उसके बाद में उसकी कुछ बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले यहां पे बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात कि जिस समय, यानी कि अगर हम बात करें 1658 में बेसिकली राजगद्दी मिलती है इसको। 1658 में राजगद्दी मिलती है, लेकिन इस समय शाहजहां जिंदा था। आपका इसकी डेथ नहीं हुई थी, ठीक है, वो आपका उसकी डेथ नहीं हुई थी। ही वॉज अलाइव, वो जिंदा था और उसकी डेथ हुई नहीं थी। तो अब यहां पे ऐसा होता है कि पहली बार ऐसा होता है कि और एक एम्परर मरने से पहले ही उसका बेटे को राजगद्दी दे दी जाए। तो आपका जो टर्क ट्रेडिशन था, ये कौन थे? चगटाई टर्क्स थे ना, मुगल्स। तो इनके ट्रेडिशन में जब तक पिताजी की डेथ नहीं होती तब तक राजा को गद्दी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ समस्या आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं अब्दुल वहाब गुजराती। अब्दुल वहाब गुजराती भाई काजी थे और सदर था, ठीक है, काजी और सदर था। तो उसने एक फतवा जारी कर दिया औरंगजेब के फेवर में और कहा कि भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको आप आराम से क्राउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी जिंदा हैं फिर भी क्राउन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्राउन इसके ऊपर सर पे रखा किसने? अब्दुल वहाब गुजराती। बाद में ऐसा हो गया, कुछ दिक्कत भी हो गई इनके रिलेशनशिप में, तो इसने औरंगजेब के अगेंस्ट भी फतवा जारी किया है जब उसने गोलकोंडा एक्सपीडिशन पे जाने वाला था, ठीक है। तो ये बात होती है अब्दुल वहाब गुजराती की। वापस आते हैं। तो अभी यहां पे ये हो गया कि औरंगजेब की ताजपोशी कर दी गई और ताजपोशी का सेलिब्रेशन हुआ और ऑफिशियल उसका जो रेन कब से चालू हुआ, तो वो चालू हुआ था 23 मई 1658 से। इसने कहा कि ऑफिशियली मैं राजा हूं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा दिए, हर जगह बोल दिए हिस्टोरियंस को कि भाई सब लोग अपने उसमें लिखिए कि 23 मई 1658 से मैं राजा बना हूं प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इसका कोरोनेशन होता है तो औरंगजेब 40 साल की उम्र का होता है और कोरोनेशन के टाइम पे शाहजहां को लगा देता है वेलकम करने के लिए। भाई दूर दूर से अलग अलग राज्यों से एम्बेसडर आते हैं, ईरान से, बुखारा से, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, इन सब के एम्बेसडर्स को बुलाता है कि आइए भाई हमारा कोरोनेशन हो रहा है, और सबको 8 हजार रुपए देता है ये, और शाहजहां से वेलकम करवाता है कि भाई सबका वेलकम करो अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन होता है ड्यूरिंग कोरोनेशन। तो यहां पे बात कर ली हम लोगों ने कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब की। चलिए भाई औरंगजेब का कोरोनेशन हो गया। अब औरंगजेब के कौन कौन से टीचर थे, औरंगजेब के बचपन में चलते हैं। तो उसके कुछ कुछ टीचर्स थे। नाम था मीर हाशिम गिलानी, अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, वजीर सादुल्ला खान, मुल्ला शेख अहमद। ये बता दिया, इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है कि ये भी सूफीज्म को मानता था। तो कौन ऐसा सूफी सेंट था जिसको औरंगजेब मानता था? तो
बेसिकली नक्शबंदी सिलसिला का मीर मासूम को मानता था औरंगजेब, ठीक है, एज पीर। तो पीर बोलते हैं ना, मतलब अपने जो भी गुरु होता है उनका, उसको पीर बोला जाता है, तो पीर मानता था मीर मासूम को। बात करते हैं भाई इनकी वाइफ्स की। वाइफ की बात बाद में करेंगे, पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। तो औरंगजेब के बच्चों में एक आजम था, अकबर था। अकबर जो था उसने औरंगजेब के रहते ही रिवोल्ट कर दिया 1681 में, ठीक है। आगे इसका फिर से डिस्कशन होगा, ठीक है। मोहम्मद सुल्तान इसका एल्डेस्ट बेटा था, और मुअज्जम यानी कि शाह आलम एक और बेटा था। तो अगला राजा यही बनता है, मुअज्जम शाह आलम, या इसको बहादुर शाह वन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अलावा एक और बेटा था, नाम था मोहम्मद कमबख्श। मोहम्मद कमबख्श उदयपुरी महल का बेटा था। मतलब इसकी 5 वाइफ्स थी, तो उसमें सबसे उसकी फेवरेट वाइफ थी दिलरस बेगम। दिलरस बेगम को राबिया उद दौरानी भी बोलते हैं, रहमत उन निसा या नवाब बाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल। तो ये उदयपुरी महल का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद कमबख्श। इसके अलावा जौनाबादी महल, ठीक है, हीराबाई भी बुलाते थे, जो इसकी मिस्ट्रेस थी। तो ये बात हो गई। तो सबसे फेवरेट वाइफ कौन थी? दिलरस बेगम। तो दिलरस बेगम यानी कि राबिया उद दौरानी का एक मकबरा भी बनाया गया था, ठीक है। दिलरस बेगम का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा भी बुलाया जाता है। कहां पे? औरंगाबाद में 1678 में यह मकबरा बनवाया औरंगजेब ने। चलिए बात करते हैं आगे। अब लड़कों की बात हो गई, इनकी बेटियों की बात करते हैं। तो कई सारी बेटियां थी, ठीक है। नीचे से ऐसे स्टार्ट करते हैं। जबातुन निसा, बदरुन निसा, जीनतुन निसा, मेहरुन निसा। इसके अलावा सबसे जो एल्डेस्ट बेटी थी उसका नाम था जेबुन निसा। जेबुन निसा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जेबुन निसा एक पोएटेस भी थी, कविताएं लिखा करती थी, और इसका पेन नेम होता है मखाफी। एक्चुअली पेन नेम होता है, कोई भी जैसे कविता लिखते हैं ना, अपना नाम नहीं लिखते, कुछ और नाम लिख देते हैं, जैसे गुलरुखी, मकाफी, ऐसा कुछ नाम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं पेन नेम। तो पेन नेम ऑफ जेबुन निसा वॉज मकाफी, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिलिट्री की। अब औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू कमांडर्स थे, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल एक रिलीजियस बिगड़ था, ठीक है। जो भी नॉन मुस्लिम्स है उनके खिलाफ थोड़ा सा सख्त था, लिबरल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हिंदू कमांडर सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे ही थे। हिंदू कमांडर्स का स्टार्ट हुआ था अकबर के साथ। अकबर के टाइम पे 16% जो कमांडर्स थे वो हिंदू कमांडर्स थे। ये बढ़ के 24% हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब इसको और बढ़ा के 33% कर देता है। तो करीबन 1/3 जो कमांडर्स थे मुगल आर्मी के वो थे हिंदू कमांडर्स, जिनमें 50% थे मराठास। इन हिंदू कमांडर्स में भी आप देखिए 50% जो कमांडर्स हैं वो मराठास हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये तो बात होगी आर्मी की। तो अब आपका औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा थ्रेट जो साउथ से था वो था किन से? छत्रपति शिवाजी महाराज से, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में एक बड़ी सी आर्मी औरंगजेब ने भेजी कि भाई महाराज को कंट्रोल करना है, शिवाजी महाराज को। तो 1665 में एक बड़ी सी आर्मी भेजता है इन द लीडरशिप ऑफ कचवाहा रूलर राजा जयसिंह। ये कचवाहा रूलर्स वही रूलर्स हैं भारमल के टाइम से, मतलब भारमल, फिर भगवान दास, मान सिंह, ऐसे करते करते जयसिंह, इसी डायनेस्टी में जयसिंह होता है, और जयसिंह कचवाहा रूलर इसको भेजता है कि भाई आप कंट्रोल करिए शिवाजी महाराज को, और काफी हद तक ये सफल भी होता है। अब ये जब शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से मालूम चलेगा। आगे आते हैं। जजिया लगाया था औरंगजेब ने। तो जजिया कुछ 1678 में जजिया लगवाता है, ये दोबारा रीइंपोज कराता है जजिया, और कहता है कि भाई अगर आपका 200 दिरहम से कम आपका इनकम है तो 12 दिरहम टैक्स दीजिए, आपका 10,000 दिरहम से कम है तो 24 दिरहम टैक्स दीजिए पर एनम, और अगर 10,000 दिरहम है तो 48 दिरहम टैक्स दीजिए पर एनम। तो ये जजिया लागू करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं साउथ की। देखिए साउथ की कहानी हम लोग चालू करेंगे किसके टाइम से? शाहजहां के टाइम से। तो शाहजहां के टाइम पे 1652 में हमने देखा था कि दूसरी बार साउथ का सूबेदार बनाया गया था औरंगजेब को। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं कि उसको 2 बार बनाया गया था साउथ का सूबेदार। पहली बार आपका 1636 से 44 बनाया जाता है इसको साउथ का सूबेदार। उसके बाद पोस्टिंग चेंज हो जाती है। उसके बाद दोबारा 1652 में इसको साउथ का सूबेदार बनाया जाता है। उस समय ये काफी एग्रेसिवली बिहेव करता है अगेंस्ट द साउथ के जो भी किंगडम्स थे, मेनली गोलकोंडा और बीजापुर। तो 1656 में गोलकोंडा पे अटैक करवा देता है, अगले ही साल बीजापुर में अटैक कर देता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा होता है कि शाहजहां बोलता है भाई ठीक है, इतना इनको टाइट मत कसो, थोड़ा सा छोड़ दो,
ठीक है, डरा धमका के छोड़ दो, तो फिर ये छोड़ देता है इनका पीछा। उसके बाद फाइनली जब ये राजा बन जाता है, फिर कहता है कि आओ दोबारा कैप्चर किया जाए। फिर पूरी तरीके से बीजापुर और गोलकोंडा को भाई क्या कहते हैं अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, अच्छा टैक्स की बात हो रही है तो इसके टाइम पे अनएम्प्लॉयड लोग, जो वुमेन स्लेव्स हैं, जो बच्चे हैं और जो बेगर्स हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन टैक्स लिया जाता था, जजिया भी लिया जाता था, साथ में आपके जो हिंदू किंग्स हैं और ब्राह्मण्स हैं उनसे भी टैक्स की वसूली की जाती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ठीक है, अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी। तो भाई रिलीजियस पॉलिसी में पता है कितना बड़ा बिगड़ था ये, इसने सारे बैन करा दिए सारे, जैसे कि झरोका दर्शन था ना, जो महल के बाहर आके हाथ वाथ हिलाया करते थे, ठीक है, आपके जो एम्परर थे, बंद करा दिया, कोई जरूरत नहीं। तुलादान बंद करा दिया, हिंदू फेस्टिवल्स बसंत पंचमी, होली, दिवाली जो भी मनाई जाती है सब बंद करा दिया। जो आपका पर्शियन फेस्टिवल नवरोज था जो सेलिब्रेट किया जाता था वो भी बंद करा दिया गया, और कॉइन्स के ऊपर कलमा लिखना भी इसने बैन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन के काफी अगेंस्ट में था, तो इसने भाई सारे प्रोस्टिट्यूट्स को बोला था कि या तो आप शादी कर लीजिए या तो कंट्री छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कहा था। इसके अलावा हिंदू जो राजा थे उनको तिलक दिया जाता था इन द कोर्ट, पर औरंगजेब के टाइम पे ये जो प्रथा थी ये भी बंद करा दी थी। तो औरंगजेब का मानना था, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था और कुरानिक लॉ को फॉलो करने वाला व्यक्ति था औरंगजेब, और इसने कहा कि भाई मुस्लिम्स को जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद का मतलब क्या होता है कि दारुल हर्ब यानी कि वो एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, नॉन मुस्लिम एरिया को हमें कन्वर्ट करना है, इनके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके इस पे इस्लाम का राज स्थापित करना है, यानी कि इस्लामिक यानी कुरानिक लॉ इस पे लगेगा और ये दारुल इस्लाम बन जाएगा। तो ये था एम ऑफ जिहाद। तो ये कहता है कोई भी मुस्लिम है उसको ये जिहाद में हेल्प करने की जरूरत है। तो ये कट्टर विचारधारा थी औरंगजेब की। इसके अलावा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। यहां औरंगजेब हमने खत्म किया, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बेसिकली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडर था वो बेसिकली अकबर के टाइम पे था। अकबर कहा करता था, बीइंग द शैडो ऑफ गॉड वी टेक लेस एंड गिव मोर। भाई हम मतलब क्या कहते हैं प्रतिनिधि हैं भगवान के, तो इसलिए हमें अपने लिए कम लेना है, दूसरों को ज्यादा देना है। तो ऐसी मॉरल बातें क्या करता था अकबर। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो काफी सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज नहीं था, एकदम सेंट्रलाइज था, पावर एकदम सेंटर के पास थी। और आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स देखा जाता था डिपार्टमेंट्स में, जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें पावर सेपरेट किया जाता था, लेकिन अल्टीमेट जो पावर था किसके पास था? मुगल एम्परर के पास। वो जो बोल देगा वो तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कानून किताब लेके नहीं बैठ जाएंगे कि भाई ठीक है ये कानून में लिखा है आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, मुगल एम्परर जो है वो सर्वे सर्वा है, ऑटोक्रेटिक है, उसका जो मना है वो करेगा, उसके ऊपर लॉ नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो पावर है वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड है। ये सारी बातें हमको पता कैसे चलती है? कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इसको याद नहीं करना, ऐसे लिख दिया जैसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पट्टा, तालिका, यद्दाशत, कज्जुल वसूल, सिहाया हुजूर, ठीक है, ये ट्रेजरर्स और लैंड प्रॉपर्टी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलते हैं, मुगल डॉक्यूमेंट, जिससे हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है। ठीक है, ये नाम मत याद करना, फिर से कह रहा हूं मैं, ठीक है, आइडिया ले लीजिए बस। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल्स की। तो देखिए अकबर जब राजा बनता है 1556 में, क्योंकि भाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है तो हमको अकबर की बात पहले करनी है, ठीक है। तो अकबर ने के टाइम पे कैपिटल था आगरा, उसके बाद उसने नया कैपिटल बनवाना चालू किया फतेहपुर सीकरी। भाई आगरा कैपिटल था 1556 से 1584 तक, और फतेहपुर सीकरी 1569 टू 1584 तक, मतलब बीच में कुछ कॉमन टाइम भी था कि दोनों कैपिटल है, दो कैपिटल है, फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा भी है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा होता है कि भाई पानी की काफी कमी हो जाती है, तो वो फतेहपुर सीकरी से शिफ्ट करके लाहौर ले जाता है अकबर। 1585 टू 1599 लाहौर बन जाता है कैपिटल ऑफ द मुगल्स, ठीक है। बीच में कुछ समय 1567 में जौनपुर भी कैपिटल रहता है कुछ समय के लिए, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग साउथ। जब अकबर साउथ को कैप्चर करता है तो साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसका कैपिटल बना देता है बुरहानपुर को, ठीक है, कैपिटल ऑफ द साउथ। कौन कौन से स्टेट्स है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपका 1600 से 1648 दोबारा ये आगरा शिफ्ट कर लेता है, ठीक है, 1600 टू 1648 आगरा शिफ्ट करता है। और इसके बाद अकबर के टाइम, जहांगीर के टाइम पे भी आपका यही रहता है, शाहजहां के टाइम पे भी आगरा ही रहता है। शाहजहां को लेकिन फिर कैपिटल वगैरह शहर बनाने की काफी इसको मन करता था, बनाया, शहर बनाया, तो ये शाहजहांबाद इसने बसाया था और 1648 में। तो 1648 के बाद से शाहजहांबाद वॉज द कैपिटल ऑफ द मुगल्स, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, जैसे कि अकबर के टाइम पे बेरार में एक मेथड यूज किया जाता था, नंबर ऑफ प्लाउज मेथड, ठीक है, हल नंबर ऑफ प्लाउज मेथड होगा कुछ मेथड, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। तो इसके अलावा जहांगीर के टाइम पे एक और चीज आई थी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स है उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया था।
और 2 क्रॉप्स पर ईयर का रूल था, मतलब 2 क्रॉप्स, जो आपकी उपजाऊ जमीन है वहां पे सालाना 2 क्रॉप्स उगाए जाएंगे, 2 बार क्रॉप्स उगाए जाएंगे जो आपके उपजाऊ जमीन है उस पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हमें बात करनी होगी, इसकी बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वकील ए मुतलक, मीर ए समा, दीवान ए आला, आमिर ए हाजिब, मीर ए तुजुक, मुशरिफ। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए पहले ये समा वाला, जहां भी समा लिखा होगा ना वो समझ लीजिए डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ एम्परर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि यहां पे सब एक ही जैसे लगेंगे आपको, तो मीर ए तुजुक जो है वो है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, छोटा जो है ऑफिस का जो हेड होता है, भाई एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे छोटे ऑफिस होते हैं ना, ऑफिस के हेड को बोलते हैं मुशरिफ। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपका मीर ए तुजुक है, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है आमिर हाजिब। इसके अलावा गवर्नेंस फंक्शन कौन देखता है? वकील ए मुतलक। तो ये सब बेसिकली वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटर और यही सब है। ठीक है, तो इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं हम लोग। इसमें देखिए दीवाने कुल दिख जाए आपको, मीर बख्शी दिख जाए आपको, दीवाने वजीर दिख जाए आपको, वजीर दिख जाए आपको, दीवान दिख जाए, तो ये सारे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट टिक करेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद रेवेन्यू डिटरमाइनर, भाई कितना रेवेन्यू लेना चाहिए लोगों पे, तो ये डिसाइड करता था आमीन। और मुस्तरफी आपका कितना इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको देखता था, तो ये आमीन हो जाए, मुस्तरफी हो जाए, या आपके ये सब हो जाए, तो ये आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब है जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस, जुडिशियल डिपार्टमेंट, वो था काजी कुज्जत सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, वो क्या करता था, प्रोविंसेस में काजी अपॉइंट करता था, तो काजी कुज्जत है मेन काजी, और हर एक प्रोविंसेस में ये काजी अपॉइंट करके देता था। इसके अलावा एक होता था बयूतत। बयूतत जो था वो आपका डिसाइड करता था कि जो प्राइस ऑफ गुड्स मार्केट में कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है, कोई ज्यादा प्राइस तो नहीं ले रहा। इसके अलावा जो अगर कोई डेथ पर्सन है तो उसकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को किस तरीके से हैंडल करना है, और किस तरीके से वो जो प्रॉपर्टी है बांटा जाएगा उसके जो वंशज हैं उनमें, तो ये बात हो गई। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है मुहतसिब। मुहतसिब देखिएगा तो मान लीजिएगा भाई रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स बेसिकली इसका काम होता था, अगर प्रॉपर इसको समझे तो ये होता था कि भाई जो शरीयत है, जो इस्लामिक लॉ है, उसको अप्लाई करना लोगों में, कि भाई कोई अल्कोहल ना पिए, कोई ऐसे गांजा ना पिए, कोई गैम्बलिंग ना करे। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे तो भाई मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का काम भी दे दिया था इसको, क्योंकि हम जानते ही है औरंगजेब कैसा व्यक्ति था। इसके अलावा बात करते हैं मीर आतिश। मीर आतिश जो था वो दरोगा तोपखाना भी बोलते थे। आतिशबाजी आपने सुना होगा ना, मतलब आतिशबाजी मतलब धमाका हो कुछ। ठीक है, धमाके कैसे होते हैं? आपके तोपों से होते हैं। तो रॉयल आर्टिलरी या हेड ऑफ आर्मरी, ये कौन होता था? ये होता था मीर आतिश। फिर आपका दरोगा डाक। डाक मतलब चिट्ठी पत्री ना। चिट्ठी पत्री कौन है? बेसिकली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था दरोगा डाक, डाक चौकी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेंट्रल चल रहा था, सेंट्रल खत्म हो गया। सेंट्रल के ये सारे आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रोविंसेस को बोला जाता था सूबा। अकबर के टाइम पे 12 सूबा थे। 1580 की अगर बात करें 12 सूबा थे, और अकबर के मरते मरते यानी कि 1605 तक टोटल 15 सूबा हो गए। कौन कौन से 12 सूबा? तो आपके सामने ये रहे, याद नहीं करना है इसको, एक बार देख लीजिए। काबुल हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, मालवा, बिहार, बंगाल, अहमदाबाद, अजमेर, अवध, ये सारे होते थे 12 सूबा। इन 12 सूबा के अलावा 3 सूबा और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि भाई साउथ इंडिया पे भी फोकस जाता है। जब अकबर मरने वाला होता है, मतलब 1605 से पिछले उससे 10 साल पीछे कर लीजिए, 10-15 साल, तो उसमें वो आपका साउथ में फोकस करता है। ठीक है, आपका नॉर्थ वेस्ट में तो करता ही है और साउथ में करता है। तो खानदेश, बेरार और अहमदनगर, ये 3 कैप्चर कर लेता है, तो 3 और सूबा ऐड हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 15 सूबा। ठीक है, लेकिन हर एक सूबा का एक सूबेदार होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों का, साउथ के तीनों जो सूबा है उनका एक ही सूबेदार होता था, और कैपिटल होता था साउथ का बुरहानपुर। ठीक है, कैपिटल होता था साउथ का बुरहानपुर, जो कि पहले भी हमने देखा है, कैपिटल डिस्कस कर रहे थे जब। ठीक है, चलिए, अकबर के बाद जहांगीर 2 सूबा और बढ़ा लेता है, 17 सूबा कर देता है। शाहजहां के टाइम पे और सूबा बढ़ जाते हैं, यानी कि ओडिशा और बंगाल को अलग कर दिया जाता है, तो 2 सूबा बन जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर, सिंध, इन सबको ऑक्यूपाई करता है, तो 22 सूबा होते हैं शाहजहां के टाइम पे। वो बाद में घट के हो जाते हैं 19 एंड आते आते, क्योंकि कांधार वगैरह सब इधर उधर हो जाता है। ठीक है,
तो ये सारी बातें हो गई शाहजहां के टाइम की। फिर बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पे फाइनली 21 सूबा थे, नॉर्थ इंडिया में 14, साउथ इंडिया में 6 और काबुल एक अलग से, तो टोटल हो गए आपके 21। तो ये सब था सूबा। अब बात करते हैं हम लोग सूबा जो थे यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसको एक बार समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, हमने देखा था साउथ इंडिया में अकबर के टाइम पे 3 आपके सूबा थे ना, खानदेश, बेरार, अहमदनगर। तो इनमें इन्होंने किले बनवाना चालू कर दिए, जैसे कि असीरगढ़ फोर्ट खानदेश में था, कैपिटल था खानदेश का बुरहानपुर। बेरार में आपका कैपिटल था इसका एलिचपुर, यहां पे भी एक फोर्ट था, और दूसरा एक फोर्ट आपका ग्वालीगढ़ में भी था। अहमदनगर में आपका बालाघाट था, अहमदनगर का कैपिटल। तो ये सारी बातें हो गई, ये 3 आपके साउथ के स्टेट्स भी हो गए। ठीक है, सारे सूबा कंप्लीट। अब देखिए सूबा का जो हेड होगा वो होगा सूबेदार। सूबेदार के अंतर्गत आपका एक दीवान होगा, एक बख्शी होगा। दीवान का काम होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखना, बख्शी का काम होगा आर्मी को मैनेज करना, और इन दोनों के ऊपर कौन होगा? सूबेदार। बेसिकली सूबेदार के अंदर एक दीवान होगा, एक बख्शी होगा, ये फाइनेंस देखेगा, बख्शी आर्मी को देखेगा। इसके अलावा एक होगा वकाई नविस। वकाई नविस होता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। सेंट्रल में कौन सा था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? हमने देखा था यहाँ पे दरोगा डाक चौकी। ठीक है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा भाई प्रोविंस में हमने देख लिया वकाई नविस। तो वकाई नवीस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो था ही, साथ में कोई बड़ा इवेंट कौन कौन से हैं, कोई फरमान वगैरह निकालना हो, चिट्ठी पत्री वाला काम करना हो, वो सारा वकाई नवीस देखता था। इसके अलावा सदर काजी। सदर काजी हमने कहा था काजी एक कुज्जत था ना, काजी एक कुज्जत सेंट्रल लेवल पे जो आपका प्रोविंस में काजी अपॉइंट करता था। तो यानी कि काजी एक कुज्जत के द्वारा सदर काजी अपॉइंट होता था इन द प्रोविंशियल लेवल। बेसिकली प्रोविंशियल लेवल जज कौन होता था? सदर काजी। सेंट्रल लेवल पे चीफ जस्टिस कौन? समझ लीजिए काजी कुज्जत। ठीक है, अब ये सर्कल ऑफिसर होता था सूबा का। सूबा का जो सर्कल ऑफिसर होता था उसको बोलते थे कोतवाल। ठीक है, सर्कल ऑफिसर ऑफ सूबा कौन था? कोतवाल। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का सिचुएशन देखता था। चलिए आगे अगर बात करते हैं हम लोग, अब सूबा के अंतर्गत ये बड़ा सा सूबा है, इसके अंदर छोटे छोटे आपके क्या होंगे? सरकार होंगे। ठीक है, अलग अलग सरकार होंगे। ठीक है, सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए भाई। सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में यहां भी कुछ मिलिट्री रखनी पड़ती होगी, तो उस मिलिट्री ऑफिसर को बोलते थे फौजदार। नाम के आगे फौज लगा है ना, समझ लीजिए मिलिट्री ऑफिसर। तो आर्मी कंटिजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट देखता था, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम भी कर देता था। यानी कि जो कोतवाल का काम बेसिकली होता था सूबा के लिए, वही काम फौजदार करता था, और जो आपका ये वाला काम होता बख्शी वाला काम, ये भी आपका फौजदारी करता था। तो मिलिट्री ऑफिसर था जो कि लॉ एंड ऑर्डर भी देखता था, आर्मी भी देखता था। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्टर कौन था? तो रेवेन्यू कलेक्टर वॉज अमलगुजार। प्रोविंस लेवल पे कौन था? प्रोविंस लेवल पे था दीवान। ठीक है, इसके अलावा वितिकची वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रेंट एंड पेपर्स। लैंड रेंट इन सबके पेपर्स देखता था वितिकची। ठीक है, वितिकची लैंड के पेपर देखता था, रेंट के पेपर देखता था, मतलब लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। इसके अलावा जागीरदार होते थे, जागीरदारों का सुपरवाइजर होता था सवामी हगार। और खजानदार होता था कौन? ट्रेजरर। नाम से पता चल रहा है खजानदार। ठीक है, खजाना एंड खजानदार। तो ट्रेजरर होता था कौन? खजानदार। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया सरकार। ठीक है भाई, सेंट्रल लेवल पे हमने देखा कि भाई राजा होता था यानी कि एम्परर होता था। उसके बाद स्टेट लेवल पे हमने देखा सूबा होता था। सूबा के अंदर हमने क्या देख लिया? सरकार होता था। क्या सरकार से भी छोटा कुछ है? यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है। सरकार के नीचे होता था डिवाइडेड इनटू परगनाज। एक सरकार को परगनाज में डिवाइड करते थे। तो उसमें होता था रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेगा? आमिल करेगा, आमिल। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखने का काम कौन करता था? शिकदार। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर शिकदार देखता था। यहां पे फौजदार देखता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और स्टेट लेवल पे कौन देखता था? हमने देखा बख्शी देखता था। बख्शी, यहां फौजदार, यहां पे शिकदार, और यहां पे आमिल तो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये परगनाज में डिवाइडेड होता था। परगनाज के नीचे छोटे छोटे विलेजेस भी होते थे। तो विलेजेस का हेड को बोलते थे मुकद्दम या पटेल भी बोलते थे। विलेज को मौजा, दीह, मवादा, ये सब अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। तो हमने देख लिया भाई आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर परगनाज में डिवाइडेड होगा या विलेज भी होंगे छोटे छोटे। तो विलेज का हेड देख लिया, परगनाज के हमने देख लिए कौन कौन ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है। फिर बात करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सबसे छोटा रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? वो होगा पटवारी। ठीक है, कई सारी पटवारी होगा। यहां पे देखिए यही काम जो वितिकची करता था सरकार लेवल पे, ठीक है, वो ही बिल्कुल छोटे लेवल पे करेगा पटवारी। और सारे पटवारियों का एक हेड होगा जिसको बोला जाएगा कानूनगो। तो भाई एक परगना लेवल पे एक कानूनगो होता था।
अकबर के टाइम पे एक होता था, औरंगजेब के टाइम पे एक होता था, और शाहजहां के टाइम पे दो या दो से ज्यादा भी होते थे कानूनगो। तो ये पटवारी और कानूनगो का ये काम था, ठीक है। और आपका अकबर के रेन में अकबर ने कह दिया था कि एक परगना से 1 करोड़ दाम, दाम कॉपर कॉइन होता है ना, या सिल्वर कॉइन के हिसाब से 2.5 लाख आपके सिल्वर कॉइन्स यानी कि रुपीज आपको रेंट आना चाहिए, ये फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो भी पटवारी देखता था भाई परगना में कि ये सब जो आपकी इनकम आपका मतलब रेंट वगैरह रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करना है, तो आमिल के अंडर ये पटवारी लोग आते थे, ये बताते थे भैया कितना रेंट किस सबसे वसूल करना है, तो आमिल यहां से वसूल करके ऊपर भेजता था, ठीक है। ये सब पूरा काम होता था। तो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कंप्लीट कैसे होगी आप बोलोगे मनसबदारी सिस्टम कहां गया? मनसबदारी सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो कंप्लीट होगा नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं मनसबदारी सिस्टम की। तो मनसबदारी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टार्टेड इन 1575। अकबर के आने के 19 साल बाद आपका ये मनसबदारी सिस्टम चालू हो गया। इसमें उसने कहा कि कुछ कुछ ऑफिसर्स होंगे, उनको हम कुछ कुछ रैंक दे देंगे कि भैया आपका कुछ रैंक है, और उसी को बोल देंगे उसका मनसब, ठीक है। जैसे किसी का मनसब 500 है, किसी का मनसब 1000 है, किसी का 5000 है, किसी का 200 है, किसी का 10 ही है, तो ये रैंक होगा। तो 200 वाला 10 से ऊपर, 500 वाला 200 से ऊपर, तो ऐसे रैंक डिसाइड कर दिया। और ये रैंक कैसे डिसाइड होगा भाई? आप कितने मतलब काबिलियत आपकी कितनी है, आपकी मेरिट कितनी है, हेरिडिटरी नहीं होगा। ये नहीं कि भैया पिताजी का मनसब अगर 500 है तो बेटे को ऑटोमेटिकली 500 मनसब मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मनसब क्या होता है? मनसब बेसिकली अरेबिक वर्ड है, और अप्लाई कैसे करें मनसबदारी के लिए? तो तजवीज होता है। अगर आप मनसबदार बनना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट करिए। जैसे फॉर्म नहीं फिलअप करते हम लोग एग्जाम देने के लिए कि भाई यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये जो फॉर्म था उसके टाइम पे उसको बोलते थे तजवीज। तजवीज यानी कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं मनसबदार, अब बताइए आप अपना डिसीजन दीजिए। तो ये जो मनसबदारी के सिस्टम के बारे में सारा डिटेल पता कैसे चलता है? तो बेसिकली पता चलता है अबुल फजल की वजह से, उसने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और 66 मनसबदार होते थे ऐसा बोला, लेकिन डिटेल दिए केवल 33 के। तो अब देख लीजिए आपको 66 मानना है कि 33 मानना है। तो लोग 33 ही मानते हैं कि डिटेल जब 33 के दिए हैं तो लिख दिया होगा 66, लेकिन 33 मनसबदार होंगे प्रॉपर वाले, ठीक है। मनसबदार सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए 40th ईयर में मनसब में इन्होंने ऐड कर दिया सवार। देखिए पहले तो ये रैंक था कि चलो आपका 500 रैंक है, 500 मनसब यानी कि 500 रैंक, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर आपकी 500 रैंक है तो आपको उतने सवार रखने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। कह दिया कि आपकी 500 रैंक है तो 500 सवार आप हैंडल करेंगे, यानी कि आपके अंदर 500 लोग, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जो भी होगा उनका। तो ऑब्वियसली 5000 वाला ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्जर्स मैनेज करेगा, ज्यादा सोल्जर्स को मैनेज करेगा। तो ये जो सोल्जर्स है जिनको मैनेज करना है मनसबदार को, ठीक है, वो होते थे सवार, ठीक है। सवार यानी कि, और हर एक सवार पे घोड़े होंगे, कभी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक सवार इतने घोड़े मैनेज कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक बात है, ये जो 1 2 3 वाला सिस्टम ये आगे समझ में आएगा आपको। तो बेसिकली मनसबदारी सिस्टम में पहले तो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में आती है, ठीक है। जब कहा कि भैया आपको सोल्जर्स मैनेज करना है, तो बेसिकली सिविल और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के लिए आपका मनसबदारी सिस्टम था, ठीक है। हर एक मनसबदार को कुछ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना होता था। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने क्या देखा? सवार कब ऐड हुए? 40th ईयर ऑफ अकबर, यानी कि 1594 से 95 तक। उससे पहले क्या था भाई? एक मनसबदार का होता था एक जात, यानी कि रैंक, और सवार बाद में ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। तो देखिए मनसबदार जो है, टॉप जो रैंक मनसबदार है, उसमें भी ये है कि भाई मनसबदार का अलग अलग क्लास होता था, ठीक है। मनसबदार का अलग अलग क्लास होता था। जो टॉप क्लास मनसबदार है उसका जाट होता था 5000, सेकंड क्लास का भी 5000, थर्ड क्लास का भी 5000। मतलब मनसबदार अगर आपको होना है तो ये मनसबदारी सिस्टम। इसका जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो होता है मनसबदार, उसका जाट जो होता है वो होता है 5000, और सवार अलग अलग हो सकते हैं। जो थर्ड क्लास मनसबदार थे उनको कहते थे आपकी रैंक तो 5000 है, लेकिन सवार आपको मैनेज करने होंगे 2000, मतलब 2000 सैनिकों का आपको देखना पड़ेगा कि सैलरी मिल जाए उनको टाइम से, उनको एक घोड़ों को मतलब चारा वगैरह मिलता रहे, हेल्दी हो, हेल्थ चेकअप होता रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और जो सेकंड क्लास मनसबदार था उसका सवार होते थे 3000, और जो फर्स्ट क्लास होते थे भैया उनका जात भी 5000 और सवार भी 5000, ठीक है। और ये सवार वाला सिस्टम कब चालू हुआ? अकबर के रेन में ही चालू हुआ, उसके रेन के 40th ईयर में, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। अच्छा, अब जो टॉप मोस्ट मनसबदार है जिसका जात 5000 है उसको मनसबदार बोलेंगे। उसके नीचे हमने देखा था कि भाई उमरा, तो उमरा बोलते थे।
आमिर बोलते थे या आमिर आजम बोलते थे। ठीक है, ये मनसबदार के नीचे होते थे। मनसबदारी सिस्टम में सबसे लोएस्ट मनसब है 10 से कम तो नहीं है। ठीक है, और हाईएस्ट मनसब होता था 5,000। जो 5,000 मनसब वाले हैं उन्हीं को मनसबदार बोला जाता था, और 5,000 से जो कम है वो या तो उमरा होते थे, या तो आमिर होते थे, या तो आमिर आजम होते थे, बेस्ड ऑन उनको कितना मनसब मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आमिर 500 से कम है तो उमरा, आमिर यानी कि 500 से 2,500, और आमिर आजम है अगर 2,500 से ज्यादा। ठीक है, तो इसको उम्दाए आजम भी हम लोग बोल देते थे। तो ये पूरी बात हो गई मनसबदार की। फर्स्ट जो मेजर मनसबदार बनाया जाता था वो था मिर्जा शाहरुख, जिसको जाट दिया गया था 5,000 और सवार दिया गया था 2,000। सबसे पहला मेजर मनसबदार कौन था? यही था सब। ठीक है, मिर्जा शाहरुख। उसके बाद ज्यादा लोगों को मिलने लगा 5,000 का मनसब। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये जो मनसबदारी सिस्टम है, एक मनसबदार होगा, उसके अंडर आर्मी वाले कुछ होंगे, कुछ मतलब सैनिकों को उनको संभालना पड़ेगा, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कैसे देते थे? इन नगदी, यानी कि कैश। वो सिस्टम नहीं था कि भाई तुमको थोड़ा जमीन का टुकड़ा दे दिया, नहीं नहीं नहीं, कैश दीजिए आप। उसके बाद मसादत होता था एडवांस सैलरी। ठीक है, मान लीजिए किसी बड़ी जंग पे जाना है, हमें हो सकता है 1-2 साल वहां रहना पड़े, तो भाई एडवांस में आप साल भर की सैलरी रख दो, दे दी जाएगी आपको, तो दे देते थे। तो एडवांस सैलरी भी मिलता था, जिसको बोलते थे मसादत, नगदी भी दिया जाता था। और तशीहा यानी कि रिन्यूअल सर्टिफिकेट फॉर मनसबदार क्लेम। तो एक मनसबदार है, इतने सालों के लिए मनसबदार है, उसके बाद उसको अगर रिन्यू करना हो तो उसको बोलते थे तशीहा मतलब रिन्यू हो गया, दोबारा मनसबदार बन गया। ठीक है, तो ये तो बात होगी अकबर की। उसके बाद शाहजहां से पहले तो जहांगीर आता है। जहांगीर मनसबदारी में थोड़ा सा चेंज करता है, कहते हैं कि भाई 1 अस्वा, 2 अस्वा और सी अस्वा, ये फॉलो करता है, ये पॉलिसी लाता है। इसका क्या मतलब है भाई? लेटर से कि एक मनसबदार है, मनसबदार के अंदर कुछ आर्मी मेंबर्स होंगे, तो अगर 1 अस्वा सिस्टम है तो यानी कि 1 सवार 1 घोड़े को मैनेज करेगा। अगर 2 अस्वा है तो यानी कि 1 सवार जो है मनसबदार के अंदर वो 2 घोड़ों को मैनेज करेगा। और अगर सी अस्वा है तो 1 सवार 3 घोड़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सैलरी किसकी ज्यादा होगी? जो 3 घोड़ों को मैनेज कर रहा है, यानी कि सी अस्वा। ये तो 2 अस्वा और सी अस्वा, 1 अस्वा तो पहले भी था। ठीक है, तो भाई उसने 2 अस्वा और सी अस्वा स्टार्ट किया, किसने? जहांगीर ने। तो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी आपको। ठीक है, फिर आता है शाहजहां। शाहजहां ने और कुछ चेंज कर दिया मनसबदारी में। ठीक है, 1639 में उसने एक मंथली स्केल लागू कर दिया, यानी कि अलग अलग प्रकार के मनसबदार हैं, 10 मासी, 8 मासी, 4 मासी, 6 मासी, 4 मासी। जितना मासी होगा यानी कि जितना मंथली होगा, 10 मासी की सैलरी सबसे ज्यादा होगी, तो इसी रेशियो में सैलरी डिवाइड हो गया। ठीक है, अलग अलग स्केल डिवाइड हो गया इस तरीके से। इसके अलावा शाहजहां ने शीश माह सिस्टम, यानी कि कुछ एरियाज जहां 50% रेवेन्यू लेना है, और कुछ होता है सीमाहा मतलब उन एरियाज में जहां 25% रेवेन्यू एज टैक्स वसूल किया जाए। तो ये सारी बात होगी मनसबदारी की। मनसबदारी में कुछ बातें और समझ लेते हैं। तो औरंगजेब के टाइम आते आते, अब शाहजहां देख लिया, जहांगीर देख लिया, अब औरंगजेब के टाइम पे आते हैं, मनसबदारी सिस्टम में क्या क्या चेंज हुआ वो समझते हैं। तो औरंगजेब ने स्टार्ट किया कि भाई मशरूत सिस्टम, जिसमें भाई आपका नंबर ऑफ सवार जो है बढ़ा दिए, बिना जाट को इंक्रीज किए। जैसे आपका जाट लेटर से 5,000 है, आपको 2,000 मैनेज करने हैं, तो औरंगजेब ने कहा कि अभी मिलिट्री कैंपेन हो रही है, आपका जाट तो 5,000 है लेकिन सवार मैनेज करेंगे आप अभी 4,000 या जो भी है 3,000। आपने क्या करा? लड़ाई का बहाना देके उनको नंबर ऑफ सोल्जर ज्यादा दे दिए एक मनसबदार को। ठीक है, जाट सेम है, रैंक सेम है, लेकिन आपको नंबर ऑफ सवार जो है ज्यादा मैनेज करने पड़ेंगे। तो ऐसा था मशरूत सिस्टम। ऐसा तब होता था जब कोई रेबेलियन हो जाए या कोई मिलिट्री कैंपेन हो जाए, तो उस केस में ऐसा किया जाता था। इसको मशरूत सिस्टम बोलते थे। उसके बाद होता है रवासा सिस्टम। रवासा सिस्टम में आपका जो पैसा वगैरह है 1/4 कम कर देते थे। ठीक है, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। एक होता है चौथाई कुल, ये होता था डिडक्शन इन जाट एंड सवार। ये तो देखिए मशरूत सिस्टम में बढ़ा देते थे सवार, चौथाई कुल में आपका जाट और सवार बढ़ा दिए जाते थे, मतलब कम कर दिए जाते थे उन सैनिकों के जो पहले प्रिंसली स्टेट्स के अंदर काम करते थे, जो राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स के अंदर काम करते थे, उसको छोड़ के आते थे मुगल सर्विस में चले आते थे छोड़ के। तो उनके लिए चौथाई कुल लगता था, यानी कि कुछ डिडक्शन किया जाता था जाट और सवार में। ठीक है, इसके अलावा खुराके पीलम और इरामास, ये होता था कि भाई जो परचेज ऑफ हॉर्स है उसको बोलते थे इरामास, और फॉर्डर ऑफ एलिफेंट एंड मनसबदार, भाई हर मनसबदार को कुछ एलिफेंट्स मैनेज करने होते थे, तो उनका जो खुराक है, खुराक है पीलन मतलब होता है एलिफेंट। तो एलिफेंट को जो खाना मिलना है, ठीक है, तो वो आपका स्टेट के अंदर आता था।
तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मनसबदारों को दिया करती थी, खुराके पीलम और इदामास, कि भाई उनको पैसे दिए जाते थे, भैया घोड़े वोड़े खरीदिए आप जाके, है ना। तो ये सारा काम होता था। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे दो बातें कंप्लीट की आज के लेक्चर में। एक तो औरंगजेब के बारे में जान लिया, ठीक है, औरंगजेब के पॉलिसीज के बारे में जान लिया, और ओवरऑल हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कवर कर लिया, ठीक है। तो ये लेक्चर देख के आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला और जो पोर्शन है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम।